देश के नए राष्ट्रपति को चुनने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति चुनाव की अनाउंसमेंट कर दी है। 18 जुलाई को प्रेसिडेंट चुनने के लिए मतदान होगा। 21 जुलाई को मतों की गिनती कराई जाएगी। इससे साफ है कि 21 जुलाई तक यह जाएगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग अगले राष्ट्रपति का चुनाव मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले होना जरूरी है। आइए जानते हैं देश में किस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। 2022 का भारतीय चुनाव भारत में होने वाला 16वां प्रेसिडेंट इलेक्शन है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, जिनके कार्यकाल की अवधि अब खत्म होने वाली है। आइए अब बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के प्रोसेस की। कैसे होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन। इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के जरिए होता है। इलेक्शन कमीशन की देखरेख में पूरी प्रक्रिया होती है। अब सवाल है कि क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। संसद में ऊपरी और निचले 2 सदन होते हैं। यह दोनों सदन के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनता है। साथ ही इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी शामिल होते हैं। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो इलेक्शन में 4896 मतदान होते हैं। इसमें 543 लोकसभा, 233 राज्यसभा और सभी राज्यों के 4120 एमएलए शामिल होते हैं। इस इलेक्शन में एक वोट की कीमत एक नहीं होती। एमपीज और एमएलए की तरफ से डाले जाने वाले वोट की कीमत 1 से ज्यादा होती है। एक और जहां लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की कीमत 708 है, वहीं विधायक के वोट की वैल्यू राज्यों के जनसंख्या की गणना पर निर्भर करती है। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू उस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन को उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल सीट्स इनटू 1000 से डिवाइड करके निकाली जाती है। आइए इसे यूपी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1971 के सेंसस के हिसाब से यूपी की पॉपुलेशन 8,38,48,797 है। वहीं यूपी में टोटल लेजिस्लेटिव सीट्स 403 हैं। जब इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करते हैं तो यूपी के एक एमएलए के वोट की कीमत लगभग 208 आती है। अगर इसी तरह भारत के सारे स्टेट्स के एमएलए के वोट्स की वैल्यू निकालें तो ये 5,49,495 आती है। आइए अब एमपीज के वोट्स की वैल्यू जानते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में टोटल 233 एमपीज हैं, यानी कि टोटल 776 एमपीज पार्लियामेंट में है। अगर टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए जो कि 5,49,495 है को टोटल नंबर ऑफ एमपीज से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 708 आती है, जो कि एमपी के एक वोट की वैल्यू होती है। इसी के साथ टोटल एमपीज के वोट की वैल्यू लगभग 5,49,408 होती है। और अगर एमपीज और एमएलए के वोट्स की वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में टोटल 10,98,903 वैल्यू के वोट्स पड़ते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। 21 जून 2022 को एआईटीसी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा को सर्वसम्मति से यूपीए ने अपना कैंडिडेट घोषित किया। वहीं एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार चुना। यशवंत सिन्हा जी का पॉलिटिकल करियर काफी लंबा रहा है और कहीं न कहीं हम लोग उनके बारे में कुछ न कुछ जानते ही हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक संथाली आदिवासी फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम के प्रधान थे। 64 वर्षीय मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में की थी। वहीं उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1997 में एक पार्षद के रूप में हुई थी और बाद में रायरंगपुर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की वो उपाध्यक्ष भी बनी। वह नवीन पटनायक कैबिनेट में मिनिस्टर भी रही थी जब बीजेडी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में राज्य पर शासन किया था। एनडीए के सभी सहयोगी दलों के अलावा बीजू जनता दल, वाईआरएस कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीएसपी जैसे सभी विपक्षी दलों ने मुर्मू को समर्थन देने का वादा किया है। अगर वह चुनाव जीत जाती हैं, तो मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर भाजपा की खोज द्रौपदी पर ही क्यों रुकी, इसके क्या कारण है। पहला पॉइंट यह है कि बीजेपी अनुसूचित जनजाति पर फोकस कर रही है।
द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। ये पहली बार होगा जब कोई आदिवासी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो। इसका संदेश देश के 8.9% अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को जाएगा। कई राज्यों की कई सीटें आदिवासी वोटर्स के निर्णायक होती हैं। ऐसे में भाजपा ने द्रौपदी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को अपनी ओर करने की कोशिश की है। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत में महिलाओं की आबादी पुरुषों के बराबर है और महिला वोटर्स का झुकाव पहले से बीजेपी के तरफ है। ऐसे में द्रौपदी का नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान करने से महिलाओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा और महिला वोटर्स में बीजेपी को अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। और तीसरा पॉइंट है कि बीजेपी आदिवासी बाहुल राज्यों पर फोकस कर रही है। अगले 2 सालों में 18 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें दक्षिण के 4 बड़े राज्य शामिल हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वहीं 5 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र भी शामिल है। इन सभी राज्यों की 350 से ज्यादा सीटों पर मुर्मू फैक्टर भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चौथा कारण 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 47 लोकसभा और 487 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हालांकि अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वोटर्स का प्रभाव इनमें से कहीं ज्यादा सीटों पर है। 2019 लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। ऐसे में भाजपा को लोकसभा में अपनी पुरानी जीत बरकरार रखने के लिए अनुसूचित जनजाति को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश जारी है। और 5वां कारण है समानता और एकता का संदेश देना। द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आते ही इसकी चर्चा होने लगी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में यहाँ से किसी आदिवासी महिला का राष्ट्रपति पद पर ले जाने से समानता और एकता का बड़ा संदेश जाएगा। आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या एक फेल्योर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।